बदलती परिस्थिति हमेशा ही हमारे सामने अलग अलग चुनौतियां, मुश्किलें खड़ी करती रहती हैं। जो मुश्किल निर्माण हुई है, उससे बाहर निकालने का सही रास्ता ढूंढना, ये एक ही विकल्प हम सबके सामने होता है। ऐसे काम में कामयाबी हासिल करनी हो, तो हमारा मन उसके लिए तैयार होना आवश्यक होता है। पहले तो ऐसी मुश्किल स्थिति, चुनौती निर्माण ही न हो, इसलिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी हमें चाहिए। फिर उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, ये ध्यान में लेते हुए उसके अनुसार उस पर काम करना भी बहुत जरूरी होता है। अपनी राय या पद्धति तय करने से पहले सत्य परिस्थिति क्या है, इसका भी पद्धतिगत अनुसंधान उपयोगी साबित होता है। इसके बावजूद भी अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, तो उसका शांति से, हिम्मत से, विचार पूर्वक हल ढूंढते हुए उससे बाहर निकलने का अच्छा मार्ग खोजना महत्वपूर्ण होता है। किसी उलझन से सही तरीके से बाहर निकलने के लिए एक से अधिक विकल्प अपने हाथ में रखना भी सहायक होता है। कई कई साल पहले जुन्नर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था धोंडूराम। धोंडूराम की एक बेटी थी। उसका नाम था गुलाब। वो सच में गुलाब सी नाजुक थी। धोंडूराम बड़ी चिंता में रहता, क्योंकि उसने गांव के साहूकार से काफी कर्जा लिया हुआ था। साहूकार बुरे स्वभाव का था और साथ ही दिखने में भी बड़ा बदसूरत था। उस साहूकार को धोंडूराम की जवान और खूबसूरत बेटी बहुत ही पसंद आ गई थी। एक दिन साहूकार ने धोंडूराम से कहा, अगर तुम मेरी शादी तुम्हारी बेटी से करवा दोगे, तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जब वो ये बात कर रहा था, तो गुलाब वही थी। उसकी ये मांग सुनते ही धोंडूराम और गुलाब दोनों डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। साहूकार बड़ा चालाक था।
तो उसने कहा, देख लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, लेकिन अगर ये तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो हम इसे नसीब पर छोड़ देते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, देखो, यहाँ पर कई काले और सफेद पत्थर पड़े हैं। मैं इनमें से एक काला और एक सफेद पत्थर एक थैली में रखता हूँ। फिर तुम्हारी बेटी बिना थैली में देखे उनमें से केवल एक पत्थर चुनेगी। यदि उसके हाथ में काला पत्थर आ गया तो वो मेरी पत्नी बनेगी और धोंडूराम, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तुम कर्जे से मुक्त हो जाओगे। और यदि उसके हाथ सफेद पत्थर आता है तो उसने मुझसे शादी नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसने कोई भी पत्थर नहीं उठाया तो फिर मैं धोंडूराम को जेल में डाल दूंगा। देख लो, इसमें से कौन सा सौदा तुम्हें मंजूर है। ये बात करते हुए ही साहूकार झट से नीचे झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। गुलाब केवल दिखने में ही सुंदर नहीं थी, वो होशियार और चालाक भी थी। उसका ध्यान उस धूर्त साहूकार पर ठीक से था। उसकी तेज नजर ने ये देखा कि साहूकार ने 2 काले पत्थर ही उठाए और थैली में डाले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर साहूकार ने उसे थैली से कोई भी पत्थर निकालने को कहा। आपको क्या लगता है, गुलाब क्या करेगी? क्या वो चुपचाप साहूकार से शादी कर लेगी? कैसे साबित करेगी कि साहूकार ने बदमाशी की है? आप गुलाब को क्या सलाह देंगे? तो हुआ यूं। गुलाब बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसने थैली में हाथ डालकर एक पत्थर उठाया जरूर, लेकिन बाहर निकालते हुए पत्थर को जमीन पर गिरने दिया मानो गलती से गिर गया हो। अब वो पत्थर जमीन पर पड़े बाकी पत्थरों से मिल गया, अलग दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत कहा, दया, मैं भी कैसी पागल हूँ, गिर गया ना मेरे हाथ से पत्थर। लेकिन कोई बात नहीं, अब थैली में जो पत्थर बाकी है वो किस रंग का है, काला या सफेद, वो देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। साहूकार अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। गुलाब की होशियारी के कारण गुलाब और उसके पिताजी एक बड़ी ही कठिन समस्या से सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए थे। मैं सबको समझाने के कौशल को विकसित करूंगा या करूंगी। मैंने अच्छी तैयारी की और मेरे सारे जवाबी तर्क तैयार थे। सिद्धार्थ उस टीम का सदस्य था जो वार्षिक दिन के समारोह के मेहमानों के आगमन और उनके बैठने की व्यवस्था देखने के लिए जिम्मेदार थी। उसने ये अपने पिताजी के साथ कई बार किया था विविध कार्यक्रमों के लिए, और वो इस गतिविधि में माहिर था। वो इस टीम का सदस्य होने पर उत्साहित था, क्योंकि उसे यकीन था कि वे इसमें सफल रहेंगे। परंतु पहली मीटिंग में उसे आश्चर्य हुआ। टीम का नेता और अन्य टीम के सदस्य, जिन्हें इस प्रकार की गतिविधि का कोई अनुभव नहीं था, वे शुरुआती मीटिंग में अप्रयोगात्मक कल्पनाओं का सुझाव दे रहे थे। सिद्धार्थ ने इस मीटिंग में अपना अनुभव पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। सिद्धार्थ को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि यदि उन्होंने टीम के नेता द्वारा बताई पद्धति का पालन किया तो चीजें हाथ से बाहर जा सकती थी। उसे बहुत निराश लग रहा था और समारोह के लिए सच में चिंता हो रही थी। सिद्धार्थ के पिताजी ने महसूस किया कि खाने की मेज पर बैठे सिद्धार्थ का बर्ताव हमेशा सा नहीं था। पूछने पर सिद्धार्थ ने उन्हें क्या हो रहा है और उसकी चिंता का कारण बताया। सिद्धार्थ के पिताजी
और सिद्धार्थ से बात करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ खुश हुआ। वो औरों के दृष्टिकोण को समझ सकता था। उसने टिप्पणियां निकाल रखी थी और अब वो ये सब टीम के नेता के सामने प्रस्तुत करने वाला था। इस प्रकार वो खुश होता कि उसने जो कुछ करने लायक था वो किया था। अब वो इस बात के लिए तैयार था कि उसके सुझावों को माना नहीं जाएगा, दरवाजा दिखाया जाएगा। लेकिन अब कम से कम उसे ये तसल्ली होगी कि उसके विचारों को उसने पेश तो किया। उसकी टीम के नेता के साथ हुई मीटिंग एकदम सफल रही। टीम का नेता न केवल सिद्धार्थ ने लिए हुए प्रयासों से प्रभावित हुआ था, बल्कि वो पेश कर रहे प्रयोगात्मक सुझावों से भी। उसने लगभग कहा कि वे सारे स्वीकार किए गए हैं। यहाँ सिद्धार्थ का एक निवेदन था। उसने कहा कि वो खुश होगा यदि ये सारे सुझाव नेता के हैं ये कहकर पेश किए गए तो, क्योंकि फिर उस पर कोई विवाद नहीं होगा। उसने कहा कि उसकी दिलचस्पी इसमें थी कि टीम अपनी जिम्मेदारी निभाने में उत्कृष्ट रहे, ना कि टीम को प्रभावित करे, ये जताकर कि ये कल्पना किसकी है। टीम के नेता ने कल्पनाओं को पेश किया और उनके निष्पादन के लिए पूरी टीम का समर्थन लिया और वो सिद्धार्थ को श्रेय देना नहीं भूला। उसके चारों ओरों के दृष्टिकोण को समझने के प्रयासों के लिए, उसकी प्रोजेक्ट के प्रति रही सच्ची चिंता के लिए और उसके अनुनय या समझाने बुझाने के कौशल के लिए, जिसका प्रयोग उसने टीम के नेता को समझाने में किया था। Talking loudly. You must speak softly at a workplace. Needlessly speaking at a high volume wastes your energy and disturbs others.